हेलो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर 1 में आपने देखा कि क्या होता है सेल, सेल का टाइप क्या होता है और सेल थ्योरी क्या होती है। अब ये जो सेकंड लेक्चर सीरीज है फ्रेंड, इसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल और सेकेंडली सेल का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है और सेल क्या क्या फंक्शन करते हैं। यूकैरियोटिक सेल डिटेल में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट के पास क्या होता है, एनिमल सेल के पास क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इस सेकेंड लेक्चर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और दूसरी बात, ये सारे लेक्चर का जो भी कंपोनेंट कंटेंट है वो आपको पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो उसका आपको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। ओके, चलो देखते हैं ओवरव्यू ऑफ एन सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, सिंपली ओवरव्यू ऑफ सेल। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि टीएस यानी क्या, पहले लेक्चर में बताया था। टीएस यानी थियोडोर सॉन नाम का साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, एट अ टाइम प्लांट का भी स्टडी किया था, प्लांट सेल का आपको तो पता है, और एट अ टाइम एनिमल सेल का भी स्टडी किया था, राइट। एनिमल सेल की भी स्टडी की और प्लांट सेल की भी स्टडी की। प्लांट सेल में उन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, वो कवरिंग, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो लेयर है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। और एनिमल सेल में बताया कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो थिन होती है और वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। कहां पे? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं है, क्या है? डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन है वहां पे फ्रेंड, याद रखो। तो ये थियोडोर सॉन ने पहले लेक्चर में हमने बताया और यहां पे ओवरव्यू में भी एनसीईआरटी में पहले पैराग्राफ में ये दिया है। सबसे पहले तो सेल टाइप की अगर हम बात करते हैं, सेल टाइप्स, तो सेल टाइप्स में साइंटिस्ट ने हमें बताया कि टाइप्स ऑफ सेल दो होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरा सेल होता है फ्रेंड वो होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे मैं सेकंड नाम देता हूं, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रीमिटिव, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहां पे हम डिकोड कर सकते हैं कि सेल विथ प्रीमिटिव न्यूक्लियस, सेल विथ प्रीमिटिव न्यूक्लियस, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रीमिटिव यानी क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो देखो, यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और सिंपल, फिर से एक बार, कैरी ऑन का मतलब यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस। तो यहां पे हम फिर से डिकोड कर सकते हैं इसको कि अ सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, ओरिजिनल न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस और प्रीमिटिव न्यूक्लियस कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स, तो वो दो कैटेगरी में आएंगे। एक आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में और एक आएगा यूकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और अगर यूकैरियोटिक सेल होती है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूकैरियोट्स, राइट। अब देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, वो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो हमारे पास जो 5 किंगडम है उसमें से जो मोनेरंस होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया है उनका सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पुराना सेल होता है। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाहे वो प्रोटिस्ट हो, प्रोटिस्ट, या फिर फंगस हो, फंगाई, या फिर प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, तो इन सभी की सेल क्या होती है फ्रेंड? यूकैरियोटिक होती है। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन यूकैरियोटिक सेल, मतलब उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? ये बहुत सिंपल है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का।
अब यहां पे प्लांट सेल को स्वान ने तो ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल को, लेकिन अगर आपको प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है तो बेस्ट मटेरियल आप क्या लेंगे? देखो यहां पे आप यहां पे ले सकते हैं फ्रेंड्स ओनियन, जो पैच होता है ओनियन पिल, और वो जो पिल पिल पता है ना, ओनियन लेने के बाद उसका अगर हम वो लीफ बेस को निकालते हैं तो उस लीफ बेस के ऊपर भी एक छोटा सा लेयर होता है, थीन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड ओनियन पिल। और उस ओनियन पिल में बहुत सारे प्लांट सेल होते हैं। ओनियन पिल को लेने के बाद उसको अगर आप स्लाइड के ऊपर रखते हो, स्लाइड के ऊपर, और उसे आप ऑब्जर्व करते हो अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप की मदद से अगर आप उसको देखते हो फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस प्रकार के सेल्स वहां पे नजर आएंगे। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ सेल्स ड्रॉ करता हूं, देखो ये ऐसे कुछ आपको सेल्स नजर आएंगे फ्रेंड्स, लाइकवाइज ये देखो ऐसे, और ये है न्यूक्लियस, पेरिफेरल आपको नजर आएगा यहाँ पे ऐसे, और इसके साथ यहाँ पे आपको एक लार्ज वैक्यूल नजर आएगा, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं उसको। तो ये प्लांट सेल है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग, यहाँ पे सेल वॉल दिखेगी आपको, मतलब सेल वॉल को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये ऐसे नजर आएंगे आपको। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल, वी कॉल्ड इट सेल वॉल, गॉट इट? यस, देखो ऐसे। तो ये प्लांट सेल ऐसे नजर आते हैं फ्रेंड्स ओनियन पील के। अब उसके बाद ये यही थियोडोर ने बताया था कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम कहेंगे सेल वॉल, और ये इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन है, ये होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के भीतर, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। और ये जो दिख रहे हैं आप, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब दोनों में ये हो गया प्लांट सेल का। अब चलो आपको अगर एनिमल सेल का ऑब्जर्वेशन करना है तो उसका कैसे करेंगे आप? तो एनिमल सेल को अगर आपको देखना है फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको जब सुबह सुबह आप उठते हो, नींद से जागते हो फ्रेंड, आप सुबह सुबह जब नींद से जागते हो तो क्या करते हो? ब्रश करते हो। तो ब्रश करने से पहले आपको क्या करना है, जो आप ईयर वैक्स निकालने के लिए बड का इस्तेमाल करते हो, वो ऐसे बड पकड़नी है और आपके ओरल कैविटी के अंदर ऐसी घुमानी है। अब ये क्यों घुमानी है? क्योंकि रात भर आप जब नींद लेते हो तो ओरल कैविटी के जो वॉल होती है उसके जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, और वो सेल आप उस ऐसे बर्ड को अटैच होकर आ सकते हैं। तो उसको रखेंगे आप सेल, वो जो मटेरियल है वो आप रखेंगे पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड के ऊपर उसको स्टेनिंग करके जब ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल्स वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। देखो उस एनिमल सेल का आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो ऐसे आपको नजर आएगा, एंड दीज सेल्स लाइक दिस, और इनके अंदर भी न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट जो डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग आपको क्या नजर आएगी? सेल मेम्ब्रेन, जो थियोडोर स्वॉन ने बताई थी। चलो ये भी पता चला आपको कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या कैसे होता है आउटर मोस्ट। उसके बाद अब जाएंगे हम सेल टाइप्स इन डिटेल। ये देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने बताया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आया माइंड में कि एक्चुअली प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसे होता है और ट्रू न्यूक्लियस कैसे होता है, तो उसके बारे में हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। देखो इधर जो प्रोकैरियोटिक सेल है फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, और यूकैरियोटिक में ऑल अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे अगर मैं बैक्टीरियल सेल निकाल दूं ऐसे, तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दिस वन, ये ऐसे नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो है, मेम्ब्रेन है, वो यहां पे क्या होती है? अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। और इधर अगर हम बात करेंगे तो देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, तो डीएनए कैसा हो गया?
नेकेड डीएनए, मतलब वो ओपन डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे ये समझो सेल है एनिमल सेल, और इस एनिमल सेल में जो भी न्यूक्लियस है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे मैं निकालता हूं, और उसकी ये मेम्ब्रेन होती है ऐसे, और इस मेम्ब्रेन के भीतर जेनेटिक मटेरियल छिपा होता है। यस, तो देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप कवरिंग। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर फ्रेंड्स ये आपका क्रोमैटिन नेट, जिसके अंदर डीएनए होता है, वो प्रेजेंट होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होता है, जिसे हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। तो ये देखो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे अब्सेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस है प्रो और यूकैरियोटिक सेल में फ्रेंड्स। यस, मेजर डिफरेंस। तो बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में डायटम, डेस्मिड्स, युग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, ये सब आते हैं। तो ये यूकैरियोटिक है, मतलब इनके पास भी ट्रू न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकेंड अगर बात करेंगे हम फंगाई या फिर फंगी, फंगाई दोनों भी कह सकते हैं। तीसरा है प्लांट्स, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक है। और फोर्थ है एनिमल्स, तो एनिमल्स भी क्या है, यूकैरियोटिक है। तो ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल है। सो यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर होती है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स। तो मैं क्या हो गया, यूकैरियोट्स। आप क्या हो गए, यूकैरियोट्स। बिल्ली क्या हो गई, यूकैरियोट्स। डॉग्स क्या हो गया, यूकैरियोट। प्लांट क्या हो गए, यूकैरियोट। चाइना रोज क्या है, यूकैरियोट। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोट। क्या है, प्रोकैरियोट। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करेंगे कि और क्या डिफरेंस होता है। देखो यहां पे इस सेल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो फ्रेंड, इस सेल को अगर ऑब्जर्व करते हो, तो इनका एक कॉमन बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका भी सेल, इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इस सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले फोर्थ लेक्चर में। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स विद इन द सेल, फ्लूइड मैट्रिक्स। अब ये कौन से सेल में प्रेजेंट होता है और कौन से सेल में एब्सेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो ध्यान रहे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल के भीतर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मतलब दुनिया की कौन सी भी सेल लो आप, उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है, वाटरी कंटेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो फ्रेंड, उसमें तो साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये इसको तो हम ठीक है कॉमन है ये। यहां पे अगर बात करेंगे हम प्लांट सेल या एनिमल सेल की, तो देखो यहां पे कॉमनली और एक बात आपको नजर आएगी कि इस सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, सब यूनिट्स। तो इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स एक वीडियो बनाया था मैंने, राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब राइबोसोम प्रोवाइड द साइट ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। तो राइबोसोम दोनों में भी प्रेजेंट है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब यहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो ऐसे पॉलीजोम्स होते हैं, मतलब मल्टीपल राइबोसोम एक एमआरएनए के साथ ज्वाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। और यहां पे फ्री होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, या फिर ईआर के ऊपर होते हैं। अगर प्लांट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम यहाँ पे 70S एंड 80S दोनों भी मिलेंगे। 80S नॉर्मल जो साइटोप्लाज्म ईआर के ऊपर है, और 70S जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वो होता है 70S वाला। और ये जो राइबोसोम है फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में, ये होता है 70S वाला। एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट,
जो इसका डेंसिटी कोएफिशिएंट आगे हम बात करेंगे है वो उसके आधार पर उसका सेपरेशन होता है 70s और 80s। इट इज द मेजर ऑफ दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो उसकी हम बात करेंगे बाद में, राइबोसोम जब आएगा डिटेल में तब मैं आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगा। अभी ये बात आपको तय करनी है कि प्रो और यू में क्या बेसिक डिफरेंस है। दूसरी अगर बात करते हैं हम तो यूकैरियोटिक सेल में फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक सेल में आप अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस के साथ साथ यहां पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दिखाई देंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहां होंगे ये? यूकैरियोटिक सेल्स में। अब उस दिन मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनेल्स यानी लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं? चलो यहां पे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट सभी सेल में प्रेजेंट होता है। इनको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। और ये देखो ये ऐसे होता है, ये मेम्ब्रेन होती है इसकी, और इस मेम्ब्रेन के अंदर और एक फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है ऐसे, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो मेम्ब्रेन बाउंड है इसकी, ये मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये वाली होती है इनर मेम्ब्रेन, और बीच में होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं उसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वो डिटेल में हम माइटोकॉन्ड्रिया के वक्त पढ़ेंगे। चलो ये होता है एनिमल सेल में, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, ओके। उसे हम क्रोमैटोफोर्स भी कहते हैं। क्रोमैटोफोर पिगमेंट, पैक पिगमेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऐसे उसके भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और आप इसके अंदर होता है थैलाकॉइड, और इस थैलाकॉइड को एक साथ हम कहते हैं ग्रैनम, और इसके अराउंड जो होता है वो होता है स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा लाइट डार्क रिएक्शन का साइट है और ग्रैना लाइट रिएक्शन का। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये दिखाई नहीं देंगे आपको। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे तो देखो यहां पे 70s एंड 80s ये प्रेजेंट होते कहां पे? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। अब ये 80s कहां पे होता है? तो ये फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंट ऑन ER, उसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे बाद में हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है। और कहां पे है? अब ये 70S जो है ये होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। अगर एनिमल सेल की हम बात करेंगे तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। और देखा जाए कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन प्लांट इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, इन प्लांट्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में 70S वाला राइबोसोम होता है। चाहे वो 70S हो चाहे 80S हो, उनका काम होता है प्रोटीन बनाना। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहां पे देखो ये पूरे है डिफरेंस हमने पढ़े। अब जो साइटोप्लाज्म यहां पे बताया है, इस साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये इट इज कॉल्ड मेन एरिना ऑफ सेल। सेल का मेन एरिना होता है। एरिना मतलब क्या है? इट इज द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड जगह होती है जहां पे ऑल इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि स्टेडियम होता है, स्टेडियम के बाहर का जो छोर होता है वहां पे पब्लिक बैठी होती है, ऑडियंस बैठी होती है, और बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है, वहां पे प्लेयर खेलते हैं। वैसे ही सेल के भीतर जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, सेल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज occurs in cytoplasm. So cytoplasm is the site where all the activities, essential vital activities of the cell occurs. मतलब ये प्ले ग्राउंड है जहां पे मेन
मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब क्या होते हैं फ्रेंड? तो मेटाबॉलिक मतलब यहां पे एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, ऐसे हम कहते हैं। एनाबॉलिक को हम कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। एक कंस्ट्रक्टिव होते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सपोज आपने गाजर खाया, गाजर, तो गाजर में जो भी पिगमेंट है, जो भी कंपोनेंट है, उसको पहले आपकी बॉडी ब्रेक करती है, राइट? तो ब्रेक करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स लगते हैं, तो बॉडी को वो बनाने पड़ते हैं उसके लिए, राइट? तो जब उसको ब्रेक डाउन करेगी बॉडी, तो उसे हम कहेंगे कैटाबोलिज्म, राइट? तो ऐसे आपके सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहां पे सिंथेसिस होता है, दैट इज द सिंथेसिस, मतलब एनाबोलिज्म। और बहुत सारे रिएक्शन जहां पे ब्रेक डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म मतलब सिंथेटिक एंड ब्रेक डाउन, ये साइमल्टेनियसली आपके सेल में शुरू है, और इन दोनों को टुगेदर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब सम सिंथेटिक रिएक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन continuously going on and on within the cell of every kind of living organism, and that's why it is very important process, metabolic activities. तो metabolic activities सेल के अंदर कहां पे होती है, ऐसा अगर आपको पूछा जाए तो वो है साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म। गॉट इट? तो ये आई बात समझ में कि साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? इट इज द मेन एरिना ऑफ द सेल, इट इज द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द सेल। यस, तो ये बेसिक पॉइंट है। चलो आगे जाएंगे। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स कि सेल का जो साइज होता है, शेप होता है, साइज, शेप एंड एक्टिविटीज जो होते हैं। एक्टिविटीज यहां पे हम बात करेंगे कि जो भी फंक्शन सेल परफॉर्म करती है, फंक्शन दैट सेल परफॉर्म, फंक्शन सेल परफॉर्म, उसे हम कहेंगे एक्टिविटी। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये सेलुलर एक्टिविटीज वेरीज ग्रेटली। क्या होती है? ग्रेटली वेरीज होते हैं। मतलब हर एक सेल का साइज, हर एक सेल का शेप, हर एक सेल की एक्टिविटी अलग अलग होती है, और इसी वजह से तो सेल का जो लेबर है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग सेल को अलग अलग फंक्शनिंग करने का काम हमने दिया है। गॉट इट? यहां तो कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं है। ओके, चलो आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल साइज, शेप एंड एक्टिविटी। चलो साइज की बात करेंगे। सेल का जो साइज होता है फ्रेंड, आपको बता दूं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, वो बिलोंग करती है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। और इसकी साइज होती है फ्रेंड 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी? 0.3 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा में भी एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है पीपीएलओ। क्या एग्जाम्पल है? पीपीएलओ। आपको पता है पीपीएलओ क्या है? दैट इज कॉल्ड प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो पीपीएलओ, ये थोड़ा सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको पीपीएलओ कहा गया है, और ये माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल है। तो इसकी अगर साइज की हम बात करेंगे तो वो है 0.1 माइक्रोमीटर, जो सबसे छोटी सेल है दुनिया में। 0.1 माइक्रोमीटर, द स्मॉलेस्ट सेल एवर इन द वर्ल्ड टिल डिस्कवर। उसके बाद फ्रेंड दूसरी अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की अगर साइज हम देखते हैं तो बैक्टीरिया में अब दो साइज बताए एनसीईआरटी में। नॉर्मल बैक्टीरिया की लेंथ दी उन्होंने 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये दी है, राइट? और एक बताया उन्होंने टिपिकल बैक्टीरिया। क्या बताया? टिपिकल बैक्टीरिया। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को यहां पे कंफ्यूजन होता है, और यहां पे साइज दी उन्होंने 1 to 2 माइक्रोमीटर। मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया का अगर लेंथ हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो किसके बीच में होता है? हम कर सकते हैं यहां पे, दैट इज 1 to 5 micrometer. This is the size of the bacteria in which it belongs. मतलब 1 to 5 के बीच में बैक्टीरिया आ सकता है उस साइज में, माइक्रोमीटर में, राइट? तो बैक्टीरिया को ऐसे ध्यान में रखो, 1 to 5। टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 दिया है, और एनसीईआरटी ने नॉर्मल बैक्टीरिया जो 3 to 5 बताया। दो जगह पे दो अलग अलग दिए, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन करके ले लो।
उसके बाद बात करेंगे हम कि सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल वो कौन सी है और उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है। तो देखो यहां पे फोर्थ है द लार्जेस्ट सेल। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट सेल है फ्रेंड वो है एन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। और ऑस्ट्रिच एग का अगर हम साइज देखते हैं फ्रेंड्स तो होता है 13 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ये होती है उसकी लेंथ और ये होती है विड्थ एंड इट इज द सिंगल आइसोलेटेड सेल। सिंगल आइसोलेट, जो आपके हाथ के ऊपर ऐसे जो एग होता है ना उसका, मुर्गे शाहमुर्ग बोलते हैं उसको, राइट। तो उसका ये एग ऐसे हाथ पे रख सकते हैं आप, दैट इज 12 बाय 15 सेंटीमीटर, 12 बाय 15 सेंटीमीटर और 13 बाय 15 सेंटीमीटर, ये उसका साइज है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है फ्रेंड। यस, तो ये हो गया लार्जेस्ट सेल। तो ये देखो ये अलग अलग यहाँ पे साइज मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से सेल का जो साइज है वो वैरी हो सकता है। फिफ्थ अगर बात करेंगे हम नर्व सेल की, ह्यूमन नर्व सेल की, तो नर्व सेल में अप टू 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। क्या होती है? अप टू 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, अप टू 1 मीटर। तो देखो यहाँ पे साइज की अगर बात करेंगे तो अलग अलग साइज अलग अलग सेल की यहाँ पे दी है। तो अब हम बात करेंगे शेप की। चलो ये हो गया क्लियर, क्लियर? यस फ्रेंड, यस यस। चलो इसको नोट भी कर सकते हैं आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूं नोट की पीडीएफ फॉर्मेट में, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे देखेंगे अब शेप ऑफ द सेल। चलो शेप के बारे में जान लेते हैं। शेप जो है वो भी अलग अलग होता है, डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। देखो यहां पे पहला अगर ये देखो क्यूब लाइक, दैट इज अ क्यूबॉइडल शेप। क्यूब लाइक सेल होते हैं ऐसे, देखो सपोज ये सेल ऐसे और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं बॉडी के अंदर, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया क्यूबॉइडल। जो आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियम है वो क्यूब लाइक होता है, इपिथेलियल सेल्स क्यूबॉइडल, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में भी होता है, और जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग भी क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम से बनी होती है। तो ये क्यूब लाइक सेल है, तो उनका फंक्शन अलग है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो देखो स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। अब आपको पता है कि बॉडी में हमारे अलग अलग मसल्स होते हैं, और इस मसल्स में एक होता है स्मूथ मसल जो इनवॉलंटरी काम करता है। मतलब अगर आप फूड को निगल लेते तो ऑटोमेटिकली फूड यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, तो ये स्मूथ मसल की मदद से जाता है। तो स्मूथ मसल का अगर हम शेप देखते तो वो स्पिंडल, स्पिंडल मतलब वो ऐसे देखो, ये देखो ये दोनों तरफ से ऐसे नैरो होता है और बीच में ऐसा सॉलन होता है, वो दोनों तरफ से नैरो और बीच में ब्रॉड होता है। गॉट इट? चलो उसके बाद ये कहां पे है? दैट इज फाउंड इन द स्मूथ मसल। दिस इज अ स्मूथ मसल फाइबर, वी कैन से इट इज द स्मूथ मसल फाइबर। चलो उसके बाद तीसरी अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो शेप है फ्रेंड वो मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज द डिस्कॉइड, या फिर उसे हम कहेंगे बायकॉन्केव, बायकॉन्केव। अब बायकॉन्केव जो है, बायकॉन्केव शेप होता है आरबीसीज में फ्रेंड। देखो अगर आप आरबीसीज अगर देखते हो तो ऐसे ओवल और बायकॉन्केव शेप जैसी होती है, दोनों तरफ से ऐसे कॉन्केव होती है और साइड में ऐसे सोलन होती है, तो दैट इज बायकॉन्केव शेप एंड इट इज एग्जांपल, दैट इज आरबीसीज। और ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन और CO2 का ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद फोर्थ जो है समझो अमीबॉइड है, अमीबॉइड। अमीबॉइड, अगर अमीबॉइड की हम बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी WBCs होते हैं, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, अब इनको स्क्वीजिंग करनी पड़ती है बॉडी के अंदर, ऐसे अमीबा की तरह भागना पड़ता है। ये सोल्जर सेल्स होते हैं, तो आपके बॉडी में जो भी पैथोजन आते हैं उनको निगल लेते हैं, खा लेते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो इस सेल को अमीबॉइड रहना पड़ता है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड शेप, दैट इज WBCs, सोल्जर सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स नर्व सेल की, किसकी?
नर्व सेल की। चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको जूम करके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेता हूं। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे नर्व सेल की, तो नर्व सेल इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड लॉन्ग होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस होते हैं वहां पे। देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, और देखो ब्रांचिंग पैटर्न भी होता है और लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है ऐसे ऐसे। और इसके अंदर माइलिन शीथ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम सेल टॉपिक का, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये नर्व सेल है, देखो ये ब्रांच्ड है और इलोंगेटेड है। अप टू इसकी अगर लेंथ हम देख सकते हैं तो वो 1 मीटर तक हो सकती है, अप टू 1 मीटर। क्या होती है? अप टू 1 मीटर। गॉट इट? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये शेप अलग है। और भी बहुत सारे शेप है, कुछ इपिथेलियम जो होते हैं ऐसे कॉलम जैसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं कॉलमनार इपिथेलियम। क्या बोलते हैं? कॉलमनार इपिथेलियम। ये देखो ऐसे, यहाँ पे सेल्स न्यूक्लियस होते हैं उनके, बेसल न्यूक्लियस। सो दीज आर कॉलमनार इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम। अब बात करेंगे कि इनका जो फंक्शन है, मतलब जो एक्टिविटीज है वो भी अलग अलग है। अब देखो ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये कंडक्शन करता है नर्व इंपल्स। देखो अगर इंपल्स आता है, इंपल्स अगर आता है, नर्व इंपल्स अगर आता है, तो यहां से आएगा इधर ऐसे, और यहाँ पे ये इधर पास होगा, यहां से इधर। तो बॉडी में ये ऐसे नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए काम आएगा। तो इमेजिन करो अगर ये सेल को हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया और आरबीसी को लाया नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए, तो क्या काम होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सेल का साइज, सेल का शेप और सेल की एक्टिविटी वेरीज होती है। मतलब शेप और साइज वो पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए बनी। तो ये करेगा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसको हम कहते हैं दैट इज इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स है, जो भी इंपल्सेस आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं, उसको लेकर जाने का काम इस सेल का है। तो ये इसका फंक्शन है। अब ये सपोर्टिंग है, उसके बाद इस सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2, उसके बाद ये अमीबॉइड, ये फैगोसाइटोसिस के लिए अमीबॉइड मूवमेंट करती है बॉडी के अंदर, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल का अलग अलग शेप और साइज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट फ्रेंड्स? समझ में आई बात? तो यहां पे हमने डिटेल में ओवरव्यू पढ़ा, और ओवरव्यू पढ़ते पढ़ते लास्ट में हम समराइज करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो देखो यहां पे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में हम अगर बात करेंगे तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहां पे अगर बात करेंगे तो दैट न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। जहां पे डीएनए क्या होता है? नेकेड डीएनए होता है। क्या होता है? नेकेड डीएनए, राइट। दूसरी बात, ट्रू न्यूक्लियस यानी क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, नेकेड डीएनए है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। चलो यूकैरियोटिक सेल में 70S एंड 80S ये दोनों भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों भी राइबोसोम यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यहां पे अगर बात करेंगे तो जस्ट 70S राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम? 70S राइबोसोम्स है, और वो भी पॉलीसोम्स के फॉर्म में होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां पे अगर डिस्कस करेंगे हम तो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। और इधर अगर हम बात करेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। क्या होता है? अब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है वो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं फ्रेंड्स। और इतना बता दूं कि ये जो सेल होती है ये प्लांट में होती है,
एनिमल में होती है, फंगस में होती है और प्रोटिस्ट में होती है। चारों किंगडम में ये प्रेजेंट है और ये होती है सिर्फ मोनेरा। और मोनेरा का बेस्ट एग्जांपल क्या है फ्रेंड? दैट इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर बात करेंगे तो ये हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल है और वो इतनी एडवांस नहीं है, सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। आगे हम पढ़ेंगे वो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल को थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है वो भी हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या है? तो देखो इधर हम बात करेंगे कि एनिमल सेल में, एक मिनट, एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग वो क्या है? पहले ही बताया था मैंने, सेल वॉल है। और यहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड, न्यूक्लियस, थोड़ा अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो देखो बहुत बड़ा वैक्यूल ऐसे होता है, तो न्यूक्लियस ऐसा पेरीफेरल होता है, साइड में जाता है वहां पे। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है। क्या होता है? सेंट्रल। इसे हम कहेंगे सेंट्रल न्यूक्लियस और इसे कहेंगे हम पेरीफेरल, दैट इज इसेंट्रिक। तो इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक न्यूक्लियस, इसेंट्रिक न्यूक्लियस ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सेंट्रल वैक्यूल्स। इसे हम पेरीफेरल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, पेरीफेरल न्यूक्लियस। क्या कह सकते हैं? पेरीफेरल न्यूक्लियस। यहां पे देखो न्यूक्लियस कैसा है? सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म तो दोनों के पास होता है। उसके बाद और एक डिफरेंस मेजर जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता फ्रेंड। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात मैं प्लांट के बारे में बताना चाहूंगा कि प्लांट सेल में जो सेंट्रोजोम होता है वो सेंट्रोजोम अब्सेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट। अब बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि सर ये सेंट्रोजोम क्या है। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सेल डेवलपमेंट, जब सेल का डिवीजन होता है तो यहां पे अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आजू बाजू आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इसे कहते हैं सेंट्रोजोम, दैट इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल से बना है, इसमें ए एक सेंट्रियोल है और ए एक सेंट्रियोल है, तो इससे बना है सेंट्रोजोम। इसको डिप्लोजोम भी हम कह सकते हैं। तो इस सेंट्रियोल का मेन फंक्शन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो क्रोमोजोम होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोजोम, उन क्रोमोजोम को सेपरेट किया जाए, उन क्रोमोजोम को क्या किया जाए? सेपरेट किया जाए। ऐसे इधर ये इसको इधर खींचता है और इधर ये सेंट्रोजोम इधर खींचता है, तो ये सेपरेशन के लिए बना होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या करता है? सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोजोम को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं होता है। तो मेरा अब जाते जाते आपसे एक सवाल है कि सर ठीक है, आपने बताया कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम तो नहीं होता है, फिर सेंट्रोजोम लाइक फंक्शन प्लांट सेल में कौन परफॉर्म करता है? तो ये मैं आपसे आंसर चाहता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि सेंट्रोजोम अगर प्लांट सेल में नहीं होता तो वहां पे कौन होता है क्रोमोजोम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये जो लेक्चर सेकेंड है ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अब थर्ड लेक्चर जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये बेहतरीन सीरीज जो है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये बहुत ही फायदा होगा। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल इन